मैक्स में आपका फिर से मैं वेलकम करता हूं। कल हमने पढ़ लिया था मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला का जो फार्मूला आपको मिला था याद होगा दोस्तों, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और कल ही के दिन एक और चीज़ हम लोग पढ़ा गया था, f इज इक्वल टू r/2। इन दोनों चीज़ों की कल हमने प्रूफिंग देखी थी। आज इनके आगे पढ़ेंगे और इन पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल जो हम लोग सॉल्व करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो या f इज इक्वल टू r/2 हो, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे ये न्यूमेरिकल्स के जो वीडियो होंगे 10th वाले भी देख सकते हैं, 12th वाले भी देख सकते हैं, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सबके काम लायक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो का जो पहले टॉपिक्स है वो पूरी तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड है। आज जो भी वीडियो में देखा जाएगा सवाल लगाया जाएगा और सवाल कैसे लगता है ये आपको सिखाया जाए। तो चलिए सबसे छोटा सा सवाल लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। कोई स्फेरिकल मिरर है बेटा जिसकी रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर दिया है। व्हाट इज इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी यूपी बोर्ड में। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे रहा है, त्रिज्या मतलब रेडियस r बराबर 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या जा रहा है फोकल लेंथ। कल की वीडियो में मैंने आपको डिराइव करके बताया था f इज इक्वल टू फार्मूला होता r/2। r की वैल्यू 20/2 काटेंगे कितना 10 सेंटीमीटर। कहीं दिख रहा है? जी हाँ दोस्तों, सी वाला हमारा ऑप्शन क्या है सही है। तो जो आपका पेपर होने वाला है सीबीएसई वालों को बता दें, टर्म फर्स्ट का ऑप्शनल टाइप होने वाला है, इसलिए जो भी हम लोग क्वेश्चन किया जाएगा ऑप्शन बेस पे किया जाएगा ताकि हमारा पूरी तरीके से सिलेबस जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी यूपी बोर्ड में सुनिएगा, कोई एक कॉन्केव यानी अवतल, कोई अवतल दर्पण है बेटा जो क्या करता है 3 गुना मैग्नीफाइड रियल इमेज प्रोड्यूस करता है। 3 गुना। ये मैग्नीफाइड इमेज मतलब मैग्निफिकेशन से है। मैग्निफिकेशन मतलब होता है आवर्धन क्षमता। तो आइए दोस्तों एक छोटी सी टॉपिक है उसको पहले देख लिया जाए, आवर्धन क्षमता क्या होता है। ऊपर देखेंगे तुरंत एक लाइन में बहुत शार्ट है आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। जो टॉपिक है एक छोटी सी देख लिया जाए, मैग्निफिकेशन। कोई पूछेगा मैग्निफिकेशन तो यूपी बोर्ड में होता है आवर्धन क्षमता। तो हाँ देखिएगा आवर्धन क्षमता को दिखाते हैं यम से। मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं, मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, डिनोटेड बाय m। और m इज इक्वल टू फार्मूला होता है -v/u इज इक्वल टू hi/ho। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ये मैग्निफिकेशन किसका है मिरर का, यानी दर्पण का मैग्निफिकेशन निकालने के लिए बोला जाएगा। तो बताइएगा m इज इक्वल टू -v/u या hi/ho। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कोई कॉन्केव मिरर है यानी अवतल दर्पण है जो 3 गुना मैग्नीफाइड है किससे रियल इमेज का। तो ऑब्जेक्ट रियल इमेज एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑन इट। कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है, वो कितना 10 सेंटीमीटर सामने की तरफ रखी जाती है। ये बताइए कल मैंने आपको बताया था कि दर्पण में जो सामने की तरफ होगा वो माइनस और जो पीछे होगा वो प्लस। तो ये बात हो रही है किसकी कॉन्केव की। कॉन्केव मतलब क्या होता है अवतल। और आप सभी लोग जानते हैं अवतल दर्पण की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस होती है। अवतल दर्पण की जो वस्तु दूरी होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी माइनस होती है। इमेज में 5 तो माइनस होती थी लेकिन छठी जो पीछे बनती थी वो क्या होती थी प्लस। यहाँ पे एक चीज और देख लेंगे दोस्तों, जो कॉन्केव मिरर होता है क्या होता है कॉन्केव मिरर, और एक होता है आपका कैसा कॉन्वेक्स मिरर। यूपी बोर्ड में आप लोग जानते हैं बेटा इसको बोलते हैं अवतल और इसको बोलते हैं उत्तल। अवतल का क्या होता है जो फोकल लेंथ होती है एफ वो निगेटिव होती है। क्या होती है निगेटिव। और जो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है पॉजिटिव। ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि अवतल दर्पण में सामने की तरफ होता है, उत्तल दर्पण में पीछे की तरफ। तो जो चीजें पीछे की तरफ होंगी वो प्लस, जो आगे की तरफ होंगी वो माइनस। तो कोई पूछेगा कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ तो माइनस, कोई पूछेगा कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ तो प्लस। यहाँ पे कैसा है कॉन्केव है, मीन्स जो आपकी ऑब्जेक्ट है ये 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है वस्तु, तो u बराबर बोलिएगा -10 सेंटीमीटर। अच्छा जो मैग्निफिकेशन है ये बोल रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड।
3 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब जो m की वैल्यू है बेटा वो कितनी है 3। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द इमेज लोकेटेड, मतलब आपकी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो किस प्रकार से होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है। अब आप बताइए, ऊपर फार्मूला भी आप लोग पढ़े, m इज इक्वल टू क्या -v/u। m की वैल्यू कितना है 3 माइनस v और u की वैल्यू कितना -10, माइनस से माइनस चला गया, v बराबर 10 3 30, यानी 30 सेंटीमीटर का जो हमारा ऑप्शन है वो सही है। तो कोई पूछेगा कि जो ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन जो इस मैग्नीफाइड इमेज से हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, तो बताना दोस्तों m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है v/u, या कह सकते हैं m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू hi/ho। तो इसको लिखने के बाद फार्मूला पे आइएगा, यहाँ पे बोल रहा है जो ऑब्जेक्ट है कितना सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी जो u की वैल्यू वो कैसी है माइनस है, u की वैल्यू माइनस है और v की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हाँ दोस्तों, जब v की वैल्यू आपको निकालनी है, जो v की वैल्यू आपको निकालनी है, ये m इज इक्वल टू -v/u के फॉर्मूले पे रखेंगे, और जो u की वैल्यू वो कितनी है -10 है, और v की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये 10 3 30, हमको पता चल गया कितना ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, इसका आंसर सही है। और तीसरा सवाल देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए नाम आ गया कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मतलब होता है उत्तल। तो हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, मतलब आपको एक चीज़ तो पता चल गई है कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी जो वस्तु रखा गया है वो दर्पण से कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आगे की तरफ रखा गया है। मीन्स जो जो आपको मिलता जाएगा उसकी वैल्यू आप लिखते चले जाइएगा। तो यहाँ पर आप रखिएगा u की वैल्यू कितनी मिल गई 10 सेंटीमीटर, और वस्तु हमेशा आगे की तरफ रखा जाएगा, इसलिए इसको क्या ले लीजिएगा माइनस में ले लीजिएगा। फिर कह रहा फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, f बराबर 15 सेंटीमीटर, और यह है क्या कॉन्वेक्स उत्तल। अभी मैंने बताया था उत्तल दर्पण की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है पॉजिटिव होती है। तो कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब कैसी बनेगी और किस प्रकार से होगी, उसके लिए आपको फॉर्मूला दोस्तों भी कराया था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है 15, v की वैल्यू निकालनी है और u की वैल्यू मिल गई है -1/10। तो 1/15 ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1/v, इन दोनों का तुरंत क्या करेगा एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा 30, 15 दूना 30 और 2 1 कम 2, 10 3 30, 3 1 कम 3 बराबर 1/v, 3 2 5/30 बराबर 1/v। इसको काटेंगे कितना 1/6 बराबर 1/v, v 1 कम v और 6 1 कम 6, v बराबर आपको मिल गया कितना दोस्तों 6 सेंटीमीटर, यानी हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। तो आपने देख लिया दोस्तों 3 सवाल इसके देखें, v कैसे निकालते हैं, u कैसे निकालते हैं। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर साइज। ऑप्शन आपको दे रखा है, सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। एक वस्तु है जो 5 सेंटीमीटर लंबाई में है, मतलब वस्तु की लंबाई दे दिया है HO बराबर 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया, मतलब ये क्या है वस्तु की दूरी है u बराबर -20 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, r दिया है 30 सेंटीमीटर। आप भी जानते हो जब फोकल लेंथ निकालेंगे तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू क्या होता है r/2, 30/2 यानी कितना होगा 15 सेंटीमीटर। और ये कैसा है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का मतलब समझिएगा यूपी बोर्ड वालों उत्तल है, उत्तल, और उत्तल की फोकस जो होती है वो कैसी होती है पॉजिटिव होती है। तो कह रहा है भैया पोजीशन बताइए इमेज की और इसकी हाइट बताइए, आपसे हाइट पूछा है, नेचर एंड साइज मतलब हाइट। तो हाइट निकालने के लिए आपको मैं फार्मूला बताया था m इज इक्वल टू HI/HO, उसके लिए m चाहिए और बराबर पड़े थे v/u। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा साइज, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई तभी निकलेगी बेटा
जब आपको मैग्निफिकेशन पता होगा, आवर्धन क्षमता पता होगी। यहाँ पे आपको आवर्धन क्षमता नहीं दिया गया है, इसलिए आपको क्या निकालना होगा, v अपान यू। तो u तो आपको पता है लेकिन v मिसिंग है, तो पहले क्या निकालेंगे, v, और v निकालने के बाद इसी फार्मूले पे रखा जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों पहले v निकालते हैं। v निकालने के लिए हमको क्या यूज करना है, मिरर का फार्मूला यूज करना है। मिरर का फार्मूला क्या होता है, 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। एफ की वैल्यू कितनी है 15 और v की वैल्यू कितनी है नहीं पता, वही तो निकालना है। और u की वैल्यू कितनी है 1/20, माइनस में है 1/15, ये इधर आएगा तो प्लस बनेगा और बराबर कितना 1/v। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 60, 15 चौक को 60, 20 3 60 बराबर 1/v। जोड़ लीजिए 7/60 बराबर 1/v। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा v बराबर 60/7, यानी इसको काटेंगे 7/56 40, 7×5 35, लगभग 8.5 आ रहा है दोस्तों। 7/56, 56 यानी कितना 7/56, तो बचा 4 0 और 4 7×5 35, फिर बचेगा 5 0 7 7 49, 8.57 आप ले सकते हैं। ये क्या आ गया v आ गया। अब दोस्तों v आ गया तो m बराबर फॉर्मूला क्या था, HI अपान HU इज इक्वल टू माइनस v अपान यू। तो HI की वैल्यू तो हमको नहीं पता, वही निकालना है, लेकिन HO की वैल्यू दे दिया कितना 5 सेंटीमीटर दे दिया है। और v की वैल्यू आपको अभी मिला ये 8.57 और आपका u कितना है दोस्तों 20, माइनस 20, माइनस से माइनस कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो HI का 20 में गुणा करेंगे 20 HI और ये 5 7 35, 3 5 25 3 28 के 8 2, 5/40 2 42। तो दोस्तों HI बराबर आपको मिल गया 42.85/20। यहाँ दोस्तों अब इसको आपको भाग देना है तो HI बराबर क्या मिलेगा 20 दूना 40, बचेगा कितना, भाग दीजिए। आइए यहाँ पे भाग देना आपको सिखाते हैं। 42.85 में भाग दीजिए किससे 20 से, तो 20 दूना 40, क्या बचा 2, दशमलव लगा लीजिए, 8 को उतारिए 20 एक कम 20, 8 5 यानी 20 चौक को 80, 2.14। देखिए आपके ऑप्शन में 2.14 दिया है। हाँ, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे लगाना आप देख लीजिए। अगर आपसे v u या f पूछेगा तो सीधे मिरर फार्मूला पे जाइएगा। अगर आपसे HI या HO पूछेगा तो मैग्निफिकेशन पे जाइएगा। मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, इमेज कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप मिरर यानी दर्पण के सामने की तरफ होंगे तो माइनस, पीछे की तरफ होंगे तो प्लस। इस कंसेप्ट को याद रखेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टॉपिक का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। CBSE बोर्ड में लिख दिया गया बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यूपी बोर्ड वाले परेशान ना हो, रिफ्रैक्शन को बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। और CBSE बोर्ड में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे खूब सुंदर सी डिफिनेशन लिखी गई है CBSE बोर्ड के लिए। It is the phenomena of bending of light from its straight path when it passes from one medium to another। कह रहा है कि जब कोई स्ट्रेट लाइट, कैसी स्ट्रेट मतलब सीधी, जब कोई सीधी लाइट प्रकाश की किरण आती है ना बेटा, वो सीधी आती है और अपने पाथ से बेंड हो जाए, मतलब अपने रास्ते से घूम जाए, चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, मतलब उससे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये आपका मेन पाथ है। अच्छा, ये लाइट रे आ रही है, इसके बगल से लाइट रे आ रही है। अब ये जब आई ना तो इसके बाद या तो इधर घूम जाए या तो इधर चली जाए, मतलब आने के बाद सीधे ना जाए। ये पाथ आपका है, देखिएगा ध्यान से, ये आपके लाइट का पाथ है। ये लाइट आ रही है, सीधे ना जाके जैसे यहाँ पे मीडियन खत्म होता है दूसरा मीडियम यहाँ पे स्टार्ट होता है, या तो इधर घूम जाए और या तो अंदर की तरफ चली जाए। तो जब कभी भी सुनिएगा, कोई भी सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में चलने वाली किरण अपने पाथ से डेविएट हो जाए, अपने रास्ते से हट जाए, सीधे ना जाके बेंड हो जाए, तो उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। जरा ध्यान से समझिएगा। इसके पहले वाली टॉपिक आपने पढ़ा था दोस्तों, याद करिएगा, रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था दोस्तों, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमने पिछली टॉपिक पढ़ चुका, उसमें हुआ क्या था,
एक हमने सीट ये ग्लास का प्लेट लिया था। क्या किया था? ग्लास का प्लेट लिया था। इसके पीछे हमने क्या कर दिया था? पॉलिश कर दिया था। पॉलिश यानी कलई कर दी थी। तो हुआ क्या था, कोई लाइट आई और टकरा के वापस चली गई। कहाँ वापस चली गई थी? कहाँ कि पीछे तो पॉलिश था, और जब पीछे पॉलिश है तो ये जाएगी कहाँ? अरे भाई तुम जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो और रास्ते में तुम्हारा अगवा बंद है। जब रास्ता बंद है तो तुमको लौट के वापस नहीं आना पड़ेगा, रास्ता खुला था तब ना आगे जाते। अब ये क्या था भैया? मिरर था। मिरर के पीछे क्या था? पॉलिश। पॉलिश होने की वजह से क्या हुआ, ये लाइट आई और टकरा के बेचारी वापस चली गई, कहाँ कि रास्ता बंद था, रास्ता आगे जाने के लिए था ही नहीं। ये कब होता था? परावर्तन में। अच्छा ये बताओ, अगर ये पीछे पॉलिश ही ना हो, अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये पीछे के हमने पॉलिश को हटा दिया तो क्या लाइट रे टकरा के वापस आएगी? नहीं, ये लाइट रे कहाँ निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। कहाँ निकल जाएगी? बाहर। आई और गई। क्यों? क्योंकि पीछे पॉलिश नहीं था। तो याद करिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है, एक रिफ्लेक्शन थी और एक रिफ्रैक्शन थी। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन और रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन। ये बेटा रिफ्लेक्शन तब होगा जब ग्लास के पीछे पॉलिश होगा। पॉलिश होने से क्या होगा? लाइट आएगी, टकरा के चली जाएगी। उसी मीडियम में आके उसी मीडियम में वापस जाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और एक मीडियम से आए दूसरे मीडियम में चली जाए। यूपी बोर्ड, मीडियम मतलब होता है बेटा माध्यम। क्या होता है? माध्यम। तो एक माध्यम से आए और दूसरे माध्यम में जब चली जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। और एक माध्यम से आए वापस उसी माध्यम में चली जाए तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो आपको पढ़ना क्या है बेटा? रिफ्रैक्शन पढ़ना है। रिफ्रैक्शन में क्या है? अपवर्तन है। क्या था? कोई सीधे पाथ पे लाइट आ रही थी और वो अपने पाथ से डेविएट हो गए। डेविएट का मतलब आपको मैं समझाता हूं। यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रा कर लीजिए। क्या ड्रा कर लीजिए? नॉर्मल। नॉर्मल जो आपने ड्रा किया, अब नॉर्मल ड्रा किया तो यहाँ पे मैंने बोला ना दो मीडियम होंगे। मीडियम कितने होंगे? दो। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मीडियम कितने भैया? फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम। मीडियम को यूपी बोर्ड में बोलते हैं माध्यम। क्या बोलते हैं? माध्यम। तो माध्यम कितने होंगे? दो। पहला माध्यम, दूसरा माध्यम। होगा क्या? कोई किरण आएगी पहले माध्यम से, जाएगी किसमें? दूसरे माध्यम में। अच्छा, अब माध्यम दो होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक होता है डेंसर और एक होता है रेयरर। डेंसर को बोलते हैं सघन माध्यम। कौन सा माध्यम भैया? सघन। और रेयरर को बोलते हैं विरल। तो दो माध्यम मैंने बताया कि जब आपका परावर्तन होगा यानी रिफ्लेक्शन होगा तो माध्यम एक होगा, क्योंकि जिस माध्यम से आएगी टकरा के उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। लेकिन जब प्रोसेस होगा रिफ्रैक्शन का तो उसमें क्या होगा कि लाइट रे आएगी तो पहले माध्यम से, जैसे आएगी कहाँ से भैया? पहले माध्यम से। ये पहला माध्यम है, यहाँ लाइट रे आई और टकरा के इधर नहीं जाएगी, इससे बाहर निकल गई। मतलब बाहर निकलने का आपको जो बात है, देखिए ना, मैं आपको एक नॉर्मली ऐसे सिंबल पेज लेता हूँ। पेज, जब पेज लेंगे आप तो पेज के पीछे अगर पूरी तरीके से कलर कर दोगे तो होगा क्या? लाइट रे आएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, कहा कि भाई पीछे पूरा कलर था। तो कलर क्या किया? लाइट को एब्जॉर्ब किया और बाहर नहीं जाने दिया, जो बचा खुचा वो बाहर। अच्छा, अगर ये पेज बिल्कुल और पतला कर दूं, कैसा कर दूं? पतला, ग्लास टाइप एकदम, कुछ भी इसमें होना, तो लाइट रे आएगी और टकराएगी, फिर कहाँ निकल जाएगी? बाहर निकल गई। अगर बाहर निकली तो रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। टकराने के बाद वापस चली गई तो रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। वापस कब जाएगी? जब पीछे पॉलिश होगा। पीछे पॉलिश नहीं होगा तो बाहर निकलेगी। तो पॉलिश हुआ तो रिफ्लेक्शन, पॉलिश नहीं हुआ तो रिफ्रैक्शन। जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में चली आई तो परावर्तन, और एक माध्यम से जाके दूसरे माध्यम में निकलेगी तो अपवर्तन। कितने प्रकार के माध्यम? दो। पहला कौन? डेंसर। यूपी बोर्ड क्या बोलता है? सघन। दूसरा क्या है? रेयरर, विरल। अब ये माध्यम क्या मैं आपको समझाऊं, दो प्रकार के आपको माध्यम पढ़ना है, एक डेंसर एक रेयरर। डेंसर क्या होता है बेटा? डेंसर को हिंदी में बोलते हैं सघन। यूपी बोर्ड वाले बड़े अच्छे से पूछते होंगे इस सघन क्या है। सघन का स निकाल दो तो क्या मिला? घन। अब घन सुने होंगे यूपी बोर्ड वाले तो पक्का इस चीज को सुने होंगे, सीबीएसई वाले भी समझ जाएंगे। अभी यूपी बोर्ड बेचारे हमारे गांव से आते हैं इसलिए उनको जानकारी ज्यादा होगी घन के बारे में। अब सुने होंगे ये जंगल बहुत घना है, ये जंगल बहुत घना है। घने जंगल का मतलब उसमें जो पेड़ होंगे बिल्कुल कैसे होंगे? पास पास होंगे। तो जब किसी
मीडियम में पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। जब किसी मीडियम में पार्टिकल एकदम पास पास मतलब एक के में एक सटे हों तो उसे क्या बोल देना, डेंसर मीडियम। और जब पार्टिकल दूर दूर हो तो उन्हें क्या बोल देना, विरर यानी रेयरर। अच्छा, सघन मतलब होता है, यूपी बोर्ड वाले जानते हैं भैया कि जो खेती होती है, खेती में अगर पास पास कोई बीज को छींट देते तो बहुत सघन घना हो जाता है। और जब चीज़ कोई घनी रहती है, उस घनी चीज़ में मान लो किसी चीज़ को ले जाना है तो वो सीधे नहीं जा पाती है, क्योंकि होता क्या बेटा, घनी चीज़ में हमारी गति उतनी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से अपने पास से हम क्या होते हैं, डेविएट होते हैं। अगर चीज़ कैसी होगी, विरर होगी। विरर होने का मतलब क्या, दूर दूर होगी। तो दूर दूर होगी तो आसानी से हम उसमें से क्या करते हैं, भाग सकते हैं। तो जिसमें आसानी से भाग सकते हैं उसको रेयरर, और जिसमें आसानी से नहीं भाग सकते हैं, लड़ेंगे टकराएंगे इधर उधर बहुत ज़्यादा एक्के में घन होगा, उसे क्या कह देंगे, डेंसर। तो डेंसर में क्या होगा, पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होंगे, और रेयरर में क्या होगा, पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे। तो जब आप रेयरर टू, देखिएगा ध्यान से, जब आप रेयरर से कहाँ जाएंगे, डेंसर में। कहाँ जाएंगे भैया, रेयरर से डेंसर में। रेयरर माने विरल, डेंसर माने सघन। तो जब आपका विरल से कहाँ जाना होगा भैया, सघन में जाना होगा, यानी दूर दूर से कहाँ, पास पास वालों में। तो ये जो आपकी लाइट रे है ना, ये नॉर्मल के बिल्कुल पास से जाती है, नॉर्मल के बिल्कुल पास से जाती है। ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। पढ़ाया हूं सीबीएसई वालों को, यूपी बोर्ड वाले भी जानते होंगे क्या, अपवर्त सॉरी इंसिडेंट को बोलते हैं कौन सी किरण, आपतित किरण। और आपतित किरण का मतलब ये कौन सा है, आपतित कोण है। कौन सा है, आपतित कोण, आपतित कोण। और इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल। गई तो बना आर, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। और रिफ्रैक्टेड एंगल का मतलब होता है बेटा क्या, घटना कौन सी है, अपवर्तन की। तो इसको बोल देंगे अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, हाँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। कहाँ तक पढ़े थे, देखिए ना, मैंने आपको बताया था मीडियम कितने, दो, डेंसर और रेयरर। क्या था, जब हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, रेयरर से कहाँ जा रहे थे, डेंसर में। कहाँ जा रहे थे, रेयरर से डेंसर में। जब रेयरर से हम डेंसर में जा रहे थे तो हो क्या रहा था, रेयरर में जो पार्टिकल होते हैं कहाँ थे, दूर दूर थे। कहाँ थे, दूर दूर। जब दूर दूर थे तो जगह बहुत ज़्यादा मिल रही थी। दूर दूर अगर तुम ये बताओ कोई पार्टिकल दूर दूर होगा, उसमें जाने आने के लिए तुमको जगह नहीं मिलेगी पर्याप्त, बहुत ज़्यादा पर्याप्त जगह मिलेगी। और जब हम कहाँ आ गए, डेंसर में। भाई डेंसर मतलब सघन, सघन में आ गए तो पार्टिकल्स हमारे क्या हो गए, एकदम बिल्कुल क्लोज हो गए। जब ये बताओ, जब बहुत घनी कोई चीज़ हो उसके बीच जाने में रास्ता रहेगा, नहीं रहेगा, बहुत मतलब आराम से नहीं जानते, बहुत कसी कुसा जाते हैं। जब एकदम कसी कुसा जाते हैं, जैसे मान लो खूब लंबी सी लाइन है बड़ी सी, और उसमें तुमको जाना है कहीं, तो तुम क्या करोगे, उसमें बहुत कसी कुसा ऐसे खूब मुँह एकदम तोड़ मोड़ के हो जाते हो, जगह ये नहीं मिलती है, और खूब ज़्यादा एरिया तो खूब कैसे फैल के जाते हो। तो जब आपकी मीडियम कैसी होगी, रेयरर होगी, तो आप खूब एकदम फैल के जाओगे। और जब डेंसर होगी तो एकदम चपक के जाओगे, कैसा हूँ ट्रेन में गए, कैसा निकल जाए। तो ई का होगा ना, एकदम निकलने के चक्कर में ही नॉर्मल होता है ना, एकदम इसके दब के जाती है। कब, जब रेयरर से कहाँ जाएगी, डेंसर में। इसी का उल्टा क्या होता है, जब आप डेंसर से रेयरर में जाओगे, कहाँ जाओगे, डेंसर से रेयरर में। तो डेंसर में क्या होगा, ये आपका आया इंसिडेंट, और जब ये निकलेगा ना तो नॉर्मल से बहुत दूर भाग के निकलेगा। काहे कि यहाँ तो जगह इतनी कम थी कि कैसो बेचारा डेंसर में अपना, डेंसर में एकदम जगह ही कम हो गई, तो कैसो जाएगा, तो नॉर्मल से एकदम चपक के जाएगा। और जब रेयरर में आएगा ना तो इतना ज़्यादा उसको स्पेस मिलेगा, कहीं भाग जाएगा, तो नॉर्मल से एकदम दूर होके भागेगा। तो दो चीज़ देखना, जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो अविलंब से चपक के जाएगा, और जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अविलंब से दूर होके जाएगा। याद हो गया ना। तो रिफ्रैक्शन में कितने, दो टॉपिक्स हमने पढ़ा था। क्या करा था, जब एक लाइट रे हमारी कहाँ से कहाँ जा रही थी, रेयरर से डेंसर में, और एक डेंसर से रेयरर में। तो जब डेंसर से रेयरर में जा रही थी तो क्या हो रहा था, नॉर्मल से दूर हो जा रही थी, और जब रेयरर से डेंसर में जा रही थी तो नॉर्मल से एकदम चपक के जा रही थी। तो दो मीडियम हमने देख लिया।
अब जाने आने के लिए अब यहीं से निकालते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा पहले देखो ना, रिफ्रैक्शन के 2 ला, जैसे आपने पीछे पढ़ा था रिफ्लेक्शन के कितने ला, 2 ला। तो रिफ्लेक्शन का 2 ला आपको मैं फिर याद दिलाता हूं। रिफ्लेक्शन का 2 ला क्या था कि भैया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। इसमें भी 2 ला है। पहला ला सेम है जो उसका पढ़े थे कि भैया इंसिडेंट, ये आ रही है तो कौन सी इंसिडेंट, है जा रही तो कौन सी रिफ्रैक्टेड, एंड है क्या है नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा था एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन अपान एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड का साइन का जो रेशियो होगा वो रेशियो एक कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट को दिखाते हैं किससे, एन से। यूपी बोर्ड में एन से और सीबीएसई बोर्ड में म्यू से, जिसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको यूपी वाले बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो अगर आपको पूछेगा रिफ्रैक्शन के कितने ला, तो क्या बताइएगा, 2 ला। पहला ला क्या था भैया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज डिनोटेड बाय म्यू। तो हमने इतना देख लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपने जान गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, रेशियो है किसका किसका, साइन आई अपॉन साइन आर का। साइन आर क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड का साइन का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट डिनोटेड बाय म्यू, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आइए आपको आगे दिखाते हैं कुछ और। ये जो म्यू है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आइए आपको फार्मूला दिखाते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या है भैया, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब कोई पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या है, तो बताइएगा निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं बेटा, अपवर्तनांक। यूपी बोर्ड वाले जरा समझिएगा, अगर फिर से कोई पूछेगा अपवर्तनांक क्या होता है, तो बताइएगा निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का आपको तरीका बताता हूं। अगर कोई पूछेगा कि लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब दूसरे माध्यम का, किसका, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, हाँ। अगर कोई पूछता है कि रिफ्रैक्टिव, दोनों में लिख दे रहा हूँ, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए आसानी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। कोई आपसे कह दिया कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, जिसका लिखना होगा, जिसका निकालना होगा उसका पहले, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसको बाद में। μ21 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का किसके, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू सी अपॉन वी। थोड़े से अगर आप अपर लेवल पे जाएंगे, अपर लेवल मतलब 12th में आएंगे, तो इसी μ21 को लिखा जाता है 2μ1, यानी दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू आप लोग बोलते हो μ1 अपॉन μ2। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका है, किसका किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे। अगर इसी का रिवर्स कर दें, पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो कुछ मत करिएगा, म्यू
यहाँ लिखेगा फर्स्ट, यहाँ लिखेगा सेकेंड इज इक्वल टू सी अपान वी, और ये तब बदल जाएगा, हो जाएगा 1 म्यू 2 और ये हो जाएगा म्यू 2 अपान म्यू 1। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका है, जब दो रिस्पेक्ट दिया होगा, पहले का दूसरे में और दूसरे का पहले में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाता है ये उसका तरीका है। आइए मैं दोनों को बीच आकर आप रिलेशन देता हूँ कि अगर 1 म्यू 2 और 2 म्यू 1 को एक साथ लिखना है तो इनके बीच जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को कैसे प्रूफ किया जाता है। आइए एक फिगर के माध्यम से उस प्रूफिंग को देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, अगर कोई लाइट पहले से दूसरे में आए और दूसरे से पहले में आए तो उन दोनों के बीच रिलेशन क्या बनता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये 10th और 12th की टाइप भी है, टॉपिक भी है। देखते हैं, अगर पहले से दूसरे में जाएगी तो आपको पता होगा साइन आई अपान साइन आर। ये देखिए एरो बना है, ये कहाँ से आ रही है, पहले मीडियम से, जहाँ कहाँ रही है, दूसरे में। पहला कैसा है, विरल, दूसरा कैसा है, सघन, सघन में आगे तो क्या करेगी, दबेगी। तो पहले से कहाँ जा रही है, दूसरे में। क्या लिखेंगे, साइन आई अपान साइन आर। लिखने का तरीका 2 म्यू 1, लिखने का तरीका 2 म्यू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। अच्छा, अगर वही लाइट मैं बोल दूं इसमें से इसमें जा रही है, यानी अब कहाँ जा रही है, ये देखो इसमें लिख देना, पहले से दूसरे में, अब कहाँ, दूसरे से पहले में। तो दूसरे में पहला एंगल कौन सा आ रहा है, आर आ रहा है, तो बोलेंगे साइन आर अपान साइन आई। अब ये क्या बन जाएगा, 1 म्यू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, फिर बोलिएगा फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, यानी पहले में दूसरे का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला था साइन आई अपान साइन आर और दूसरा आपका क्या है, इनटू साइन आर अपान साइन आई। और इधर देखिए 2 म्यू 1 इंटू 1 म्यू 2। तो ये साइन आर से साइन आर चला गया, साइन आई से साइन आई चला गया। आपका बचा कितना, 1, और इधर बचा 2 म्यू 1 इंटू 1 म्यू 2। तो अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपान 2 म्यू 1। ये इन दोनों के बीच रिलेशन मिल गया कि अगर आप पहले से दूसरे में जाएंगे तो वो रिवर्स होगा किसके, दूसरे के पहले में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कोई पहले से दूसरे में जाता है तो दूसरे से पहले में जाएगा, तो उन दोनों के बीच संबंध क्या होगा वो आपको दिख रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ लिया था। आइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कुछ सॉल्व किया जाते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया था, म्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू सी अपान वी, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपान स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आइए उस पर थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल क्लियर होगा अगली टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स हमारा जो पहला दिया है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट इंटर कहाँ से कर रही है, एयर से ग्लास में। समझने वाले यहीं पे समझ गए होंगे। एयर इज रेयरर मीडियम वेयर ग्लास इज डेंसर मीडियम। तो जो लाइट की इंटरिंग हो रही है भैया वो कहाँ से हो रही है, हवा से कांच में, यानी रेयरर टू डेंसर। और रेयरर टू डेंसर मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में देखा जाए तो विरल से कहाँ, सघन में हो रहा है। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.50। अब आप बताइएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूपी वाले कहते हैं अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक को किससे दिखाते हैं, म्यू से। म्यू बराबर दे दिया 1.50। फिर क्या करा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो लाइट जो होगी ग्लास में उसकी स्पीड कितनी होगी वही आपको बताना है। तो अभी आप फॉर्मूला पढ़े, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू की वैल्यू तो दे दिया 1.50 और सी की वैल्यू पड़े होंगे 3 × 10 की पावर 8 और अपॉन वी आपको निकालना है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू 3 × 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.5। इसको काटिएगा तो आएगा 2, यानी 2 × 10 टू द पावर 8। और हाँ CBSE वालों, तुम्हारा जो पेपर है ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन लिख के रखे हैं। तो 2 × 10 टू द पावर 8। और याद रखिएगा ये स्पीड है, तो ये SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। कोई पूछेगा चाल का SI मात्रक बताइए, तो क्या बताना, मीटर पर सेकेंड। याद रखे रहिएगा, स्पीड का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड।
तो 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी हम जाते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो क्या है, सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 1.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, मतलब म्यू पता चल गया, कितना 1.4। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में जो वेलोसिटी है किसकी, लाइट की, c इज इक्वल टू दे दिया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल। तो क्या करना भाई, म्यू इज इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला c इज इक्वल c अपॉन v, और म्यू की वैल्यू कितनी है 1.4, c की वैल्यू दे दिया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन क्या है v। अब यहाँ से आपको v निकालना है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपने जगह पे रहेगा, ये इसके नीचे आ गया 1.4। और 1.4 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 2.14 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए वाला। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा, आंसर है आपका 2.14 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड याद रखिएगा, ये है स्पीड की एसआई यूनिट, वेलोसिटी की एसआई यूनिट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर फॉर अ रे ऑफ लाइट इज 45 डिग्री। मतलब जो इंसिडेंट मतलब क्या भैया, यूपी बोर्ड वाले समझ गए, आपतित, आपतित का बनने वाला कोण कितना है 45 डिग्री। किससे दिखाते हो, आई से, समझ गए भैया, आई बराबर कितना 45 डिग्री। अब कह रहा है इफ रे ट्रेवल तो वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3। जो रे है ना वो वाटर से ट्रेवलिंग कर रही है, पानी में जा रही है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो भी कितना 4/3। तो कह रहा फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का एंगल बताओ। तो अभी हमने पढ़े हैं, झट से तुरंत जान जाओगे, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। और साइन आई की वैल्यू कितना है, साइन 45 डिग्री अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सभी लोग जानते होंगे, साइन 45 डिग्री की वैल्यू पढ़ोगे 1/√2, जिसका मैथमेटिकल्स वैल्यू देखा जाए तो 0.7071 होती है। और म्यू की वैल्यू आप यहाँ पे लिखे हैं कितनी, सॉरी 4/3 यहाँ पर था, और ये अपान क्या हो जाएगा साइन आर। तो कहेगा कोई साइन आर बताइए, तो साइन आर बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा, यानी 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21। आपको ये मिल जाएगी म्यू की वैल्यू अपान कितना 4। इसको कट करिएगा तो आपको मिलेगा 0.5303। और ये किस चीज़ की वैल्यू है, तो ये वैल्यू किस चीज़ की है, अगर कोई पूछेगा आपको, देखो एक चीज़ मिल गई, साइन आर बराबर आपको तो मिल गया कैलकुलेशन 0.5303। अब ये भैया साइन आर की वैल्यू आई है, हमसे पूछ रहा है एंगल। तो आप ये बस याद रख रहिएगा कि जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है साइन 32 डिग्री की। याद रख लीजिएगा, साइन 32 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0.5303। साइन से साइन गया, आर बराबर कितना 32 डिग्री। यानी हम जाते हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो हमने एक सॉल्व किया क्वेश्चन, किस पे किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किया। और अभी इस टॉपिक को हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। और उसी के बाद आप जानते हैं, उसके ऊपर पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के 2 लॉ, कौन से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ सॉरी एंगल बोल दिया, मीन्स जो आप पढ़े थे रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ वो यही था ना, लाइट रे आई और बाहर चली गई, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज गिवन बाय स्नेल्स, सो इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। देखो अगर कभी कभी पूछता आपसे स्नेल्स लॉ क्या है तो बता देना तुरंत कि जो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू था, मतलब जो रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ था। रिफ्रैक्शन मतलब यूपी बोर्ड अपवर्तन, तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम था क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू मीन्स कांस्टेंट, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, उसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम स्नेल, इसलिए रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ को स्नेल लॉ के नाम से भी जाना जाता है।
चलो लाइव